ये सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सीटेट 2024 एसएसटी पेपर सेकंड प्रीवियस क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम कवर करेंगे 6 जनवरी 2022 के पूछे गए प्रीवियस क्वेश्चनों को एक्स्ट्रा फैक्ट में डिटेल के साथ। प्यारे बच्चों, ये हमारा सेट नंबर 14 है। इससे पहले मैं आपको 13 सेट कवर करा चुका हूँ। एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है भारत के मानचित्र पर आधारित प्रश्न। यदि आपका ये टॉपिक मानचित्र वाला कंप्लीट नहीं है, आपको दिक्कत होती है क्वेश्चनों को सोल्व करने में, एग्जाम में क्वेश्चन गलत होते हैं, तो पॉपुलर वीडियो पर जाकर एक बार हमारी मानचित्र पर आधारित क्वेश्चनों की वाली क्लास जरूर देखिएगा। यदि आपने वो कंप्लीट क्लास देख ली तो भारत की कंप्लीट मानचित्र आपके माइंड में सेट हो जाएगा। एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में गलत नहीं हो सकता। आज की क्लास को मैं आपको 2 पार्ट में डिवाइड करा रहा हूँ। पार्ट फर्स्ट में हम क्वेश्चन 1 से 30 तक कवर करते हैं, पार्ट सेकंड में 31 से 60 तक कवर करते हैं। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्स्ट्रा फैक्ट में डिटेल को कवर करना जरूरी इसलिए है बच्चों क्योंकि यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, ग्रीनविच में जब दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनविच के 25 डिग्री पश्चिम में क्या समय होगा। इससे पहले मैं आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करा देता हूँ बच्चों। डिग्री, 1 डिग्री को पार करने में कितने मिनट लगते हैं और मिनट के हिसाब से आप डिग्री कैसे निकाल सकते हो, देखिएगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बच्चों, दुनिया में जीएमटी के आधार पर ही समय का आकलन किया जाता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है बस। यदि ये पॉइंट आपको याद हुआ तो आप किसी भी देश का, किसी भी महाद्वीप का आप टाइम जोन निकाल सकते हो, कितने डिग्री अक्षांश पर ये निकाल सकते हो, वहाँ का समय कितने डिग्री आगे होगा ये भी आप निकाल सकते हो। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर को पूरा करने में 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है जी। 360 डिग्री इंटू 4 1440 मिनट होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, 1440 मिनट बटे 60 करोगे तब 24 घंटे आपका निकल कर आएगा। जैसे कि भारत का मानक समय कितने डिग्री आ गया है बच्चों, 5.5 घंटे आ गए हैं। 5.5 घंटे आ गए, इतना आप सभी को पता ही, लेकिन 5.5 घंटे आ गए कैसे निकालना, कोई इसका सूत्र है, कोई नियम है, क्या है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग समय निर्धारण करने के लिए किया जाता है। इसे IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं। सभी देश का आपका अलग अलग होता है बच्चों, अलग अलग जगह से होकर ये मानक समय रेखा निकलती है। भारत में जैसे कि मानक समय रेखा जो कहाँ से होकर निकलती है बच्चों, इलाहाबाद के नैनी से ये टाइम जोन हमारा भारत का डिसाइड किया जाता है। देखिएगा 5.5 घंटे डिग्री आगे कैसे है। 5.5 घंटे डिग्री आगे का होने का मतलब 1 डिग्री को पार करने में कितने मिनट का समय लगता है, 4 मिनट का। मैं आपको इससे पहली स्लाइड में बताया 82.5 की डिग्री की गुना आप जब 4 में करोगे 330 मिनट निकल कर आएगा। 330 मिनट बटे 60 करोगे 5 घंटे 30 मिनट निकल कर आएगा। ऐसे टाइम जोन निकाला जाता है। अब यहाँ से क्वेश्चन लगातार पूछा जाता है कि इस भारत में जो मानक समय रेखा है कितने राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है बच्चों, 5 राज्यों से। नंबर 1 उत्तर प्रदेश, नंबर 2 मध्य प्रदेश, नंबर 3 छत्तीसगढ़, नंबर 4 उड़ीसा, नंबर 5 आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा जो क्वेश्चन था उसका आंसर देते हैं कि आंसर कैसे निकालेंगे, देखिएगा। ग्रीनविच में जब दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनविच के 25 डिग्री पश्चिम में क्या समय होगा। कुछ भी नहीं करना है प्यारे बच्चों, करते क्या है, 25 की गुना 25 डिग्री है, 25 डिग्री की गुना कितने में करोगे, 4 में। 25 चौका 100, ये 100 क्या है आपका, मिनट आया। 100 मिनट को क्या कहते हैं, 1 घंटा 40 मिनट। 1 घंटा 40 मिनट बोलते हैं। तो 12 बज रहे थे, 12 में से आप क्या करोगे बच्चों, 12 में से 1 घंटा 40 मिनट घटा देना। जब 12 में से 1 घंटा 40 मिनट घटाओगे 10:20 आ जाएगा। 10:20 पूर्वाह्न आपका राइट आंसर होगा। ऐसे किसी भी देश का, किसी भी महाद्वीप का टाइम जोन, उसके अक्षांश, उसका समय सब कुछ निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, निम्न जोड़ों पर विचार करें। उत्तर अयनांत जो आपका 21 जून होता है, दक्षिण में आपका 22 नवंबर, विषुवत पर आपका 21 मार्च। ऊपर दिए गए जोड़ों में से कौन सा सही सुमेल है, देखते हैं। चलो, अब आपको सबसे पहले पता होना चाहिए जो इस साइड हमारा क्या होता है, पूर्व। अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ बच्चों, कुछ भी पूछा जा सकता है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। 0 डिग्री जो बीचों बीच पृथ्वी को 2 भागों में बांटते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल में, उसे कहते हैं भूमध्य रेखा। उत्तर की साइड जो 23.5 डिग्री अक्षांश पर होता है उसे क्या कहते हैं, कर्क रेखा। दक्षिण की साइड 23.5 डिग्री अक्षांश पर जो होता है उसे कहते हैं मकर रेखा। सभी एग्जाम में, सभी शिफ्ट में मैं आपको टॉपिक रिवाइज इसलिए करा रहा हूँ, लगातार क्वेश्चन पूछे गए और पूछे जाएंगे। क्लियर है जी। अब हम देखते हैं उत्तरायण और दक्षिणायन का क्या मैटर था। क्लियर है जी। क्वेश्चन नंबर आपका, क्वेश्चन नंबर सेकंड जो हमारा है, जब दक्षिण गोलार्ध में शीत ऋतु होती है, थोड़ा ध्यान से समझना है, पूरा डायग्राम आपको एक्सप्लेन करता हूं मैं। जब दक्षिण गोलार्ध में
शीत ऋतु होती है एवं उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है, उस समय 21 जून को पृथ्वी की स्थिति को ग्रीष्म संक्रांति कहा जाता है। क्लियर है जी। 21 जून को कहाँ है बच्चों 21 जून आपका? देखिएगा सब स्टूडेंट, आपका क्या रहा है, कौन से की बात कर रहे हैं हम बच्चों? उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है, उत्तरी गोलार्ध ये रहा ग्रीष्म ऋतु हो रही। उत्तर आयन में कौन सा क्या डेट है बच्चों? 21 जून। क्लियर है। दूसरी कंडीशन क्या होती है बच्चों? शीतकालीन संक्रांति हर साल 22 दिसंबर को मनाई जाती है। शीतकालीन उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु ये रही आपकी, दक्षिण आयन में कौन सा होगा बच्चों? 22 दिसंबर। क्लियर है। 21 मार्च और 23 दिसंबर को, 21 मार्च ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, 21 मार्च और 23 दिसंबर को, 23 दिसंबर आपको ये ना बसंत ऋतु होती है विषुवत रेखा पर। 21 मार्च और 23 दिसंबर को सूर्य की किरणें, सीधी किरणें भूमध्य रेखा पर पड़ती है। कहाँ पड़ रही है? भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ रही है। ठीक है। तो क्या होता है बच्चों? सीधी भूमध्य रेखा पर पड़ती है। इस स्थिति में न तो ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है और पूरी पृथ्वी समान दिनों और समान रातों का अनुभव करती है। इसे विषुव कहा जाता है। ये आपका सूर्य। अब हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे सही आंसर क्या होगा बच्चों? देखना, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा केवल ए व सी। उत्तर आयन में 21 जून, बिल्कुल ठीक है। दक्षिण आयन में 22 नवंबर गलत है। विषुवत में 21 मार्च आपकी ठीक है। 21 जून और 21 मार्च, 21 जून और 21 मार्च वाले हमारे ऑप्शन ठीक हो जाएंगे। कौन कौन से? 21 जून और 21 मार्च वाले। क्लियर है। ये भी आपसे पूछे जाएंगे, इसलिए इनको भी आपको कवर करना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 3, सारा मरुस्थल के संदर्भ में ए बी सी कथनों पर विचार करें और सही उत्तर दें। बच्चों जब मरुस्थल का टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट है तो कुछ भी पूछा जा सकता है। मरुस्थल को मैं आपको कवर कराऊंगा इसी क्वेश्चन के साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है? इस सारा, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सारा कैसे दिया था, ये भी पूछा जा सकता है। सारा मरुस्थल है कहाँ? फ्री में दिया था सर, फ्री बोले तो सारा मरुस्थल कहाँ पर है? अफ्रीका में। क्लियर है जी। सारा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। एक मरुस्थल है, इसकी बच्चों जो ये है ना, यह दुनिया का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। सहारा में अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मोरिटानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीसिया के बड़े हिस्से शामिल है। सहारा रेगिस्तान में ना बच्चों बजरी के मैदान और नंगी चट्टानी सतह वाले पठार भी स्थित है। अब यहाँ से क्वेश्चन जो इससे पहले मैं आपको पेपर कवर करा चुका हूँ, उसमें डायरेक्ट 4-5 देश के नाम दे दिए थे मरुस्थल के अकॉर्डिंग। उनमें से पूछा किस में स्थित नहीं है, इसलिए इसके देश भी आपको याद करना जरूरी है। देखिएगा सबसे पहले मैं आपको कवर कराता हूँ अट्टाकामा मरुस्थल। अट्टाकामा मरुस्थल कहाँ है बच्चों? ये अट्टाकामा, अटक अटक कर चील उड़ रही थी, इसका मतलब चिली में है। सारा मरुस्थल आपका ये रहा, कहाँ पर है? अफ्रीका में। काला हरी मरुस्थल भी आपका अफ्रीका में दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। ये देश के नाम याद रखने, बोत्सवाना, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल आपका ये ऑस्ट्रेलिया में है। गिब्सन आपका ऑस्ट्रेलिया में है। अट्टाकामा आपका चिली में है। ठीक है जी। इसके बाद आपका गोबी मरुस्थल आपका चीन में है। नेक्स्ट स्लाइड में कवर करते हैं, यहाँ से जो देश के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा जाएगा आपसे, सारा मरुस्थल किन देशों में फैला हुआ है, या निम्न में से किस देश में सारा मरुस्थल स्थित नहीं है। सारा मरुस्थल वाले देश कौन कौन से हैं? अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मोरिटानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीसिया, पश्चिमी सहारा। एक मरुस्थल है आपका सोनोरन, ये आपका अमेरिका और मैक्सिको में स्थित है। कालाहारी मरुस्थल जो आपका है बोत्सवाना और नामीबिया में है। क्लियर है जी। अट्टाकामा मरुस्थल आपका ये रहा, कहाँ पर स्थित है? उत्तरी चिली में स्थित है। एक ग्रेट बेसिन सी जो आपका ये मरुस्थल है, ये अमेरिका में स्थित है। कहाँ है? अमेरिका में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एक है आपका अरेबियन मरुस्थल, ये 10 देशों में फैला है। डायरेक्ट ये 10 देशों के नाम में से आपको ऑप्शन में दे सकता है किस में नहीं है। माली में है, मोरक्को में है, मोरिटानिया में है, अल्जीरिया में है, ट्यूनीसिया में है, लीबिया में है, नाइजर में है, चाड में है, सूडान में है, मिस्र में। क्लियर है जी। अब बात करें गोबी शीत मरुस्थल कहाँ पर है बच्चों? ये आपका ये मंगोलिया में चीन में है। टकला माकन शीत मरुस्थल कहाँ है आपका? ये चीन में है। थार मरुस्थल कहाँ पर है? भारत और पाकिस्तान में है। लद्दाख शीत मरुस्थल आपका कहाँ है? ये आपका है भारत में है। ग्रेट बेसिन आपका और गिब्सन ये आपका ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरियन और गिब्सन ये आपके ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। एक मरुस्थल है बच्चों आपका काजिलकुम शीत मरुस्थल, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान में आपका अवस्थित है। एक मरुस्थल है आपका काराकुम शीत मरुस्थल, ये तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 2 का आंसर क्या था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी और सी सही है। बी और सी सही है, जबकि ए आपका गलत है। इसका क्षेत्रफल 10.45 मिलियन वर्ग किलोमीटर है।
नहीं जी, इतना नहीं है। इसका कितना है बच्चों? इसका क्षेत्रफल है 300000 वर्ग मील। क्लियर है जी? या वर्ग किलोमीटर में बोले तो वर्ग किलोमीटर में कितना होगा बच्चों? ये वर्ग किलोमीटर में हो जाएगा 92 के सामने 5 जीरो लगा देना। इकाई दाई सैकड़ा हजार हजार लाख 10 लाख 92 लाख वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 थर्ड हो चुका बच्चों हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कहता है इमारतें और किले हमें समझने में सहायक होते हैं। क्या समझने में सहायक होते हैं? देखो यहीं से थ्योरेटिकल क्वेश्चन समझने हैं आपको। थ्योरी समझ लेना तो क्वेश्चन आपके गलत एग्जाम में बहुत कम होंगे। इमारतें और किले हमें समझने में सहायक होते हैं। क्या समझने में सहायक होते हैं? क्वेश्चन नंबर आपका 30, क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 बी और डी। बी और डी का मतलब राजाओं द्वारा निर्माण कार्य का संरक्षण देना और आवश्यक समझना। डी आपका है उस काल के लोगों की तकनीक और परिष्कृत कौशल। जन प्रशंसा प्राप्ति साधन के रूप में भवन निर्माण के महत्व नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। ऐतिहासिक काल के वास्तुकारों को सृजनात्मक और बुद्धिमत्ता, ये भी नहीं आपका। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। मराठा सेना का मुख्य आधार प्रदान करने वाले कृषक खालिस्तान पशुचारकों के दलों को क्या कहा जाता था? क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इनको कहा जाता कुनबी। कुनबी अत्यधिक गतिशील किसान चरवाहों के समूह थे। वे मराठा सेना की रीढ़ थे। ये अगर ये भी पूछा जा सकता है कि मराठा सेना की रीढ़ कौन थे? सेना की रीढ़ ये आपके कुनबी थे। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। नाथ पंथियों और सूफियों के बीच कौन सी समानताएं थी? कर्मकांडवाद का अनुसरण, श्वसन के व्यायामों का अभ्यास, संसार का परित्याग। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बी और सी। बच्चों श्वसन के व्यायामों का अभ्यास एवं संसार का परित्याग। क्वेश्चन नंबर 7। औपनिवेशिक काल के दौरान मध्य भारत के आदिवासियों के विषय में सही विकल्प चुने। क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर होगा ए बी सी सत्य है तीनों के तीनों। इनका जीवन यापन संकट में था। बिरसा अपने लोगों और अंग्रेजों जमींदारों और साहूकारों से छुटकारा दिलाना चाहते थे। उन्होंने अपने संघर्ष के लिए अनेक तरीकों और प्रतीक श्रम खोजे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। 1927 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा कौन सी जातिगत पूर्वाग्रहों के विरोध में आंदोलन शुरू किया? क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 मंदिर प्रवेश। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। वेद समाज खालिस्तान विचारों से प्रेरित था। किससे था? ब्रह्म समाज के। वेद समाज ब्रह्म समाज के विचारों से प्रेरित था। 1864 में मद्रास चेन्नई में स्थापित वेद समाज ब्रह्म समाज से प्रेरित था। ये भी पूछा जा सकता है कि भाई आपका ब्रह्म समाज कब स्थापना हुई थी? 1864 में। कहाँ? मद्रास चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 10। निम्नलिखित में से 19वीं शताब्दी में कौन से समाज सुधारक उनके संगठन के सही रूप में लिखे हैं? देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10। ऑप्शन 10 क्या कहता है? क्वेश्चन 10 विवेकानंद वेद समाज, राम मोहन राय प्रार्थना समाज, केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज। ब्रह्मराज था जी, ब्रह्मराज का मतलब राजा राम मोहन नायक। राजा राम मोहन नायक का कौन है बच्चों? ब्रह्मराज। राजा राम मोहन नायक का मतलब बी का तो आपका थर्ड हो जाएगा। सही बताना क्या डायरेक्ट? चलो सही बताते हैं। केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज है, बस केशव चंद्र सेन आपका ब्रह्म समाज है। राजा राम प्रार्थना किसकी कर रहे थे बच्चों? ऐसे नहीं याद होने का ये आपका। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। राजा राम मोहन नायक ने कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। क्लियर है जी। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का आपका डायरेक्ट राइट आंसर बताऊंगा, क्योंकि बच्चों इतना ज़्यादा मैं यदि थ्योरी पढ़ूंगा तो क्लास ज़्यादा लंबी होगी और ऐसी थ्योरी को पढ़ के यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होने के चांस कम है। जहाँ से क्वेश्चन रिपीट होने के चांस होंगे जिस क्वेश्चन से मैं वो आपको कंप्लीट कवर कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बी व सी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 12। 1905 में बंगाल विभाजन के संदर्भ में सही विकल्प चुनिए। बंगाल का विभाजन लोगों की बिहार और उड़ीसा के भागों से अलग करने की इच्छा के कारण किया गया। अंग्रेज बंगाली नेताओं के प्रभाव को कम करना और लोगों में फूट डालना चाहते थे। यह भारतीयों के हित में प्रशासनिक सुविधा थी। क्वेश्चन नंबर 12 का आपका राइट आंसर होगा केवल बी आपका सत्य होगा जी। अंग्रेज बंगाली नेताओं के प्रभाव को कम करना और लोगों में फूट डालना चाहते थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13।
आरंभिक तौर पर विधायिका और सरकारी नौकरियों में सीटों के आरक्षण के प्रस्ताव का अभिप्राय था। क्वेश्चन नंबर 13 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गरीब लोगों के प्रतिनिधित्व और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है जी। क्वेश्चन नंबर 14, पठार के संदर्भ में निम्न में से कथनों में से पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। पठार में खनिजों की प्रचुरता होती है, ये आपका बिल्कुल सही बात है। लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है जो उपजाऊ होती है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। पठारी क्षेत्र मनुष्य के रहने के लिए सबसे उपयोगी क्षेत्र है, ये आपका गलत है। पठारी क्षेत्र में बहुत से जलप्रपात होते हैं, ये आपका सही है। ए, बी व डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 15, वर्णक्रथन ए, सभी देशों ने निश्चय किया कि यामोत्तर की गिनती संदर्भ रेखा से शुरू की जाए। कारण, सभी देशांतरीय यामोत्तर की लंबाई समान होती है। क्वेश्चन नंबर 15 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ए और आर दोनों सही है। आर ए की व्याख्या करता है। क्वेश्चन 16, भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम नगरों पर परियोजना कार्य की योजना बनाते समय आप छात्रों को किस क्षेत्र की जानकारी प्राप्त करने के लिए कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, सिंधु घाटी की। किसकी बच्चों? सिंधु घाटी की कहेंगे। क्लियर है जी। इसमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सबसे महत्वपूर्ण स्थल थे। क्वेश्चन नंबर 17, गण और सूची एक्स और वाई इनको मिलान करना है। गण क्या होते थे बच्चों? कई सदस्यों वाला समूह। संघ क्या होता था? संगठन या समूह। श्रेणी क्या होती थी? व्यापारी समूह, व्यापारी संगठन। ग्राम भोजक क्या होते थे? ग्राम का मुखिया। ए का सेकंड, बी का फर्स्ट। ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 18, कथन ए बी के आधार पर वनों के प्रकार को पहचानिए। वनों के प्रकार को पहचानिए। ये घने वन भूमध्य रेखा के पास पाए जाते हैं, बिल्कुल। चलो, यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है तथा इन क्षेत्रों में कभी शुष्क मौसम नहीं होता। इसका मतलब ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की बात कर रहे हैं। जब हमेशा वर्षा होगी तो सदाबहार तो रहेंगे ही। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा शासक अपने सैनिकों को टोकन सांकेतिक मुद्रा से वेतन देता था जो सोने चांदी की न होकर सस्ती धातुओं से निर्मित थी। क्वेश्चन नंबर 19 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को पागल राजा कहा जाता था। मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में एक यात्री आया था बच्चों। कहाँ का था बच्चों? मोरक्को का, इब्न बतूता। क्वेश्चन नंबर 20, एक वर्षा वन में पाई जाने वाली वनस्पति को निम्न परत से उच्च परत तक क्रमबद्ध कीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। पहले आपकी भूमि परत होगी, नंबर 1 भूमि परत, नंबर 2 झाड़ीदार परत, नंबर 3 आपका तरुण परत, नंबर 4 आपका वितान और नंबर 5 आपका क्या होगा? उद्गामी परत। क्वेश्चन नंबर 21, स्थायी पवनों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन 21 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 3, ये वर्ष भर लगातार किसी निश्चित दिशा में चलती रहती है। क्वेश्चन नंबर 22 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, दोनों ए और सी दोनों आपके सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न का मिलान कीजिए और वनस्पति को पौधों की प्रकार प्रजाति कौन सी है। देखते हैं। कटीली झाड़ियाँ, खेर व कत्था। पहले का सेकंड इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षावन, ये आपका आनबून पर्णपाती वन होंगे। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन ये आपका नीम हो जाएगा और मैंग्रोव वन आपका सुंदरी झाड़ियाँ हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, जनसंख्या वितरण संबंधी निम्नलिखित वाक्यों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर केवल ए व सी आपके सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 25, टैगोर के शिक्षा संबंधित विचारों के बारे में कौन सा कथन सही है। प्राकृतिक वातावरण के सृजनात्मक अधिगम, कला संगीत और नृत्य पर बल देना, पाश्चात्य सभ्यता विज्ञान एवं तकनीकी आलोचना। सही विकल्प का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए व बी सही है आपसे दोनों। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है जी, जनसंख्या पिरामिड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जनसंख्या पिरामिड के मध्य भाग की ओर
जनसंख्या केंद्रीकरण उच्च आश्रित अनुपात को दर्शाता है। ये आपका बिल्कुल सही बात है। वयोवृद्धि आश्रित जनसंख्या पिरामिड के शीर्ष पर दिखाई देती है। ये भी बिल्कुल ठीक है। चौड़ा आधार जो ऊपर तीव्रता से संकरा हो जाता है वह जन्म एवं मृत्यु की उच्च दरों को दर्शाता है। ये भी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर होगा ए, बी व सी आपके सही है। क्वेश्चन नंबर 27, कृषि के प्रकार पर निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें। तकनीक निम्न स्तरों का प्रयोग मिश्रित कृषि में होता है। स्थानांतरी कृषि जीवन निर्वाह हेतु कृषि का पुरातन प्रकार है। स्थानांतरी कृषि को कर्तन व दहन कृषि के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी व सी आपके दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 28, 1964 में किस देश ने विभिन्न प्रकार के सामाजिक भेदभाव की रोकथाम के लिए नागरिक अधिकार अधिनियम पारित किया था? क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 संयुक्त राज्य अमेरिका ने। क्वेश्चन नंबर 29, कथन समीर के समीप क्षेत्र की जीवन प्रवृत्ति यह क्षेत्र में जीवन में बहुत भिन्नता होती है। लोग अपने जीवन को भौगोलिक परिस्थितियों के अनुकूल डाल लेते हैं। सही विकल्प का चयन करें। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर ए तथा आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 30, पंचायती राज संस्थाओं को उनकी जन भागीदारी के आरोही क्रम में क्रमबद्ध कीजिए। पंचायती समिति, ग्राम संगठन, जिला परिषद, सभी विकल्प का चयन कीजिए। सही का चयन करना है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 30 का आपका राइट आंसर होगा BAC। पहले नंबर आएगा ए, पंचायती समिति 2 और फिर जिला परिषद 3। मतलब पंचायती राज व्यवस्था 3 स्तरीय है ना, ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर और आपका जिला स्तर। ये आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। सेट नंबर हमारा पार्ट फर्स्ट, सेट नंबर 14 पार्ट नंबर फर्स्ट हमारा यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।